नमस्ते और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम वक्त में थोड़ा पीछे चलेंगे और एक ऐसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो हम सब से जुड़ी हुई है, ग्लोबलाइजेशन की कहानी। हाँ, और जब हम ग्लोबलाइजेशन शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सीधे इंटरनेट, फ्लाइट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां यही सब आता है। बिल्कुल, लगता है कि ये सब पिछले 50-60 साल की ही बात है। और यही मतलब सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन कोई मॉडर्न चीज नहीं है। ये तो हजारों सालों से चल रहा एक प्रोसेस है। अच्छा। हाँ, जिसमें लोग, सामान, विचार और यहाँ तक कि बीमारियां भी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे तक ट्रैवल करती रही हैं। तो आज हम इसी पुरानी कहानी की परतें खोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आधुनिक युग से भी बहुत पहले से। सोर्सेज बताते हैं कि पुराने जमाने में लोग बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते थे। पर क्यों? मतलब उस दौर में सफर करना कोई आसान तो था नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। खतरे भी बहुत थे। पर देखिए, वजह कोई एक नहीं थी, कई थी। हमारे पास ट्रैवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स, पिलग्रिम्स, मतलब यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री, सबके रिकॉर्ड्स हैं। हम्म। कुछ लोग जैसे बेहतर जिंदगी और नए मौकों की तलाश में निकलते थे, कुछ ज्ञान हासिल करने के लिए, और कई लोग तो जुल्म से बचने के लिए अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। तो ये एक तरह से जरूरत, जिज्ञासा और मजबूरी सबका मिक्स था। एग्जैक्टली। तो जब ये लोग सफर करते होंगे तो अपने साथ सिर्फ कपड़े या जरूरी सामान तो नहीं ले जाते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से ग्लोबलाइजेशन की असली कहानी शुरू होती है। वो अपने साथ पैसा, स्किल्स, नए आइडियाज, नई फसलों के बीज सब ले जाते थे। राइट। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी था। वो अनजाने में अपने साथ जर्म्स और बीमारियां भी ले जाते थे। ये थोड़ा अजीब है। हम हमेशा कल्चरल एक्सचेंज को एक पॉजिटिव चीज की तरह देखते हैं। हाँ, पर ये उसी सिक्के का दूसरा पहलू है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। हमें 3000 BCE, मतलब आज से लगभग 5000 साल पहले के भी सबूत मिलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड वेस्ट एशिया से होता था। 5000 साल पहले? हाँ, और जैसे कौड़ियां होती हैं, वो मालदीव से निकलकर चीन और ईस्ट अफ्रीका तक पहुंच जाती थी, एक तरह की करेंसी की तरह। पर 13th सेंचुरी आते आते बीमारियां फैलना एक अनमिस्टेकेबल लिंक बन चुका था। मतलब दुनिया इतनी जुड़ चुकी थी। हमारे पास एक सोर्स में गोवा म्यूजियम की एक 10वीं सदी की इमेज भी है। जी। उसमें एक जहाज दिखाया गया है। सही। और वो कोई छोटी मोटी नाव नहीं है। वो दिखाता है कि उस वक्त भी समुद्री व्यापार कितना ऑर्गेनाइज्ड था। इंडियन ओशन सदियों से ट्रेड का एक बहुत बड़ा हब था। तो इन्हीं नेटवर्क्स की बात करें तो एक नाम जो सबसे पहले आता है वो है द सिल्क रूट्स। स्कूल में भी पढ़ा है इसके बारे में। पर क्या ये सिर्फ एक ही सड़क थी जिस पर सिर्फ रेशम जाता था? ये एक बहुत कॉमन गलतफहमी है। सिल्क रूट असल में एक रूट नहीं था, बल्कि रूट्स का एक पूरा जाल था, एक नेटवर्क। अच्छा। इसमें जमीन के रास्ते भी थे और समंदर के भी। ये एशिया के बड़े हिस्सों को आपस में जोड़ता था और फिर आगे यूरोप और नॉर्दर्न अफ्रीका तक जाता था। तो फिर नाम सिल्क रूट क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस दौर में चाइनीज सिल्क सबसे कीमती एक्सपोर्ट आइटम्स में से एक था, जो इन रास्तों से पश्चिम की तरफ जाता था। तो सिल्क बस एक पोस्टर बॉय जैसा था। असली ट्रेड में और क्या क्या था? ये एक टू वे ट्रैफिक था। चीन से सिल्क के अलावा पॉटरी, मतलब मिट्टी के बर्तन भी जाते थे। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से कपड़े और मसाले। हाँ। हाँ, वो तो पूरी दुनिया में मशहूर थे। और बदले में यूरोप से सोना और चांदी, मतलब प्रेशियस मेटल्स, एशिया की तरफ आते थे। तो ये एक पूरा इकोनॉमिक सिस्टम था। पर सोर्सेज में एक और बात है जो मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। वो ये कि इन रास्तों पर सामान से ज्यादा जरूरी चीजें भी ट्रैवल कर रही थी। बिल्कुल। और यही इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। ये रास्ते सिर्फ कॉमर्स के हाईवे नहीं थे, ये कल्चर के भी हाईवे थे। कल्चर के हाईवे? हाँ, क्रिश्चियन मिशनरीज इन्हीं रास्तों से एशिया आए। कुछ सदियों बाद मुस्लिम प्रीचर्स भी इन्हीं रास्तों से आए। और इन सबसे भी पहले इंडिया से निकलकर बुद्धिज्म भी? हाँ, बुद्धिज्म पूरी दुनिया में इन्हीं सिल्क रूट्स के नेटवर्क से फैला। आप सोचिए, एक विचार, एक नया धर्म, वो धीरे धीरे सफर कर रहा था, पर उसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। कमाल है। तो सामान के साथ साथ विश्वास और विचार भी ट्रैवल कर रहे थे। इससे मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और क्या है जो ऐसे ही हम तक पहुंचा है। शायद हमारा खाना। बिल्कुल सही सोचा आपने। खाने की कहानी तो शायद सबसे अनोखी है। जैसे स्पैगेटी और नूडल्स। हाँ, मैंने सुना है कि नूडल्स चीन से इटली पहुंचे और वहां स्पैगेटी बन गए। ये एक पॉपुलर थ्योरी है। एक और थ्योरी ये है कि अरब ट्रेडर्स पास्ता को सिसिली ले गए थे।
सच क्या है कहना मुश्किल है, पर इससे एक बात साफ है कि उस दुनिया में भी लोगों की खाने की थालियां एक दूसरे से इंस्पायर हो रही थीं। पर ये तो हुई वो चीजें जो शायद पहले से कहीं ना कहीं थीं। लेकिन सोर्सेज एक और बहुत हैरान करने वाली बात बताते हैं कि आज जो हम खाते हैं, जैसे आलू, टमाटर, मिर्च, ये सब कुछ सदियों पहले यहाँ था ही नहीं। हाँ, और ये लिस्ट काफी लंबी है। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंदी, इनमें से कुछ भी हमारे पूर्वजों को 500 साल पहले तक पता नहीं था। एक मिनट, क्या मतलब 500 साल पहले इंडिया में मिर्च नहीं थी, हमारा खाना तीखा नहीं होता था, या आलू के पराठे नहीं होते थे? नहीं, ये सब यूरोप और एशिया में तब पहुंचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका की खोज कर ली। ये सारी फसलें अमेरिका के मूल निवासियों मतलब अमेरिकन इंडियंस की देन है। ये तो सोचना भी मुश्किल है। और इन नई फसलों ने दुनिया पर बहुत गहरा असर डाला, कहीं अच्छा, कहीं बहुत बुरा। यूरोप में इसका एक पॉजिटिव असर हुआ। वहाँ के गरीब लोग जब आलू जैसी सस्ती फसल खाने लगे तो उनकी हेल्थ सुधर गई और उनकी उम्र भी बढ़ने लगी। लेकिन किसी एक चीज पर इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी तो खतरनाक भी हो सकती है। हाँ, और इसका एक बहुत ही दुखद उदाहरण है। मिड 1840s में आयरलैंड में आलू की फसल एक बीमारी की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई। ओह, वहाँ के लोग, खासकर गरीब किसान, आलू पर इतने ज्यादा निर्भर थे कि जब फसल नहीं हुई तो भुखमरी फैल गई। इसे आयरिश पोटैटो फैमिन कहते हैं। इसमें लाखों लोग मारे गए। तो एक कॉन्टिनेंट से आई फसल दूसरे कॉन्टिनेंट में लाखों मौतों का कारण बन गए। एग्जैक्टली। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल पाठशाला एआई को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पोटैटो फैमिन वाली कहानी है, ये हमें सीधे 16th सेंचुरी में ले आती है, जब यूरोपियन सेलर्स ने अमेरिका तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया। सोर्सेज कहते हैं कि इसके बाद दुनिया सिकुड़ गई। सिकुड़ गई, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जो महाद्वीप अब तक एक दूसरे से अनजान थे, वो अचानक से जुड़ गए। अमेरिका की खोज से पहले सदियों तक इंडियन ओशन दुनिया के ट्रेड का सेंटर था। लेकिन अमेरिका की विशाल जमीन, उसकी फसलें और सबसे बढ़कर वहां के मिनरल्स ने सब कुछ बदल दिया। मिनरल्स मतलब सोना चांदी? खासकर चांदी। पेरू और मेक्सिको की खानों से निकली चांदी ने यूरोप की किस्मत ही पलट दी। अब यूरोप के पास एशिया के अमीर बाजारों से सामान खरीदने के लिए दौलत थी। अच्छा। तो ये चांदी सिर्फ यूरोप को अमीर नहीं बना रही थी, ये एक तरह से ग्लोबल पावर शिफ्ट का इंजन थी। बिल्कुल, और इसी पावर शिफ्ट के साथ एक और चीज हुई, अमेरिका पर यूरोप का कब्जा। हाँ, और यहाँ एक सवाल उठता है, इतने बड़े बड़े एम्पायर्स जैसे एज़टेक और इनका, उन्हें कुछ 100 यूरोपियन लोगों ने कैसे हरा दिया? क्या उनकी बंदूकें इतनी ज्यादा बेहतर थी? बंदूकों ने एक रोल प्ले किया, पर वो सबसे बड़ा कारण नहीं थे। असली और सबसे विनाशकारी हथियार तो कुछ और ही था। वो क्या था? वो था स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी के जर्म्स। बीमारी एक हथियार कैसे हो सकती है? इसे कुछ हिस्टोरियंस ने बायोलॉजिकल वॉरफेयर का नाम दिया है। हुआ ये कि अमेरिका लाखों सालों से बाकी दुनिया से कटा हुआ था, आइसोलेटेड था। ओके। तो वहाँ के लोगों के शरीर में यूरोप से आई इन बीमारियों से लड़ने की इम्यूनिटी, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता, बिल्कुल नहीं थी। मतलब उनकी बॉडी को पता ही नहीं था कि इस नए दुश्मन से लड़ना कैसे है। एग्जैक्टली। और इसका नतीजा बहुत भयानक निकला। स्मॉल पॉक्स एक डेडली किलर साबित हुई। इसने पूरी की पूरी कम्युनिटीज को खत्म कर दिया। कई जगहों पर तो यूरोपियन सैनिकों के पहुंचने से पहले ही बीमारी पहुंचकर अपना काम कर चुकी थी। जब लड़ने वाले लोग ही नहीं बचे तो कब्जा करना बहुत आसान हो गया होगा। बहुत आसान हो गया। ये तो बहुत डिस्टर्बिंग है। मतलब यूरोप का सबसे बड़ा हथियार उनकी तलवारें नहीं, बल्कि उनके शरीर के अंदर छिपे जर्म्स थे। इस पूरी तस्वीर का वर्ल्ड ट्रेड पर क्या असर पड़ा? धीरे धीरे वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर एशिया से शिफ्ट होकर यूरोप की तरफ बढ़ने लगा। 19th सेंचुरी तक यूरोप में भी गरीबी और भुखमरी थी। लोग वहां से अमेरिका जा रहे थे। इसी बीच एक और क्रूर सिस्टम शुरू हुआ। अफ्रीका से लोगों को गुलाम बनाकर अमेरिका ले जाया जाता। वहां उनसे कॉटन और शुगर प्लांटेशंस में जबरदस्ती काम कराया जाता और फिर ये कॉटन और शुगर यूरोप के मार्केट्स में बेचे जाते। तो एक वक्त था जब चीन और इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर्स थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि सेंटर यूरोप बन गया? इसके दो बड़े कारण थे। एक तरफ 15th सेंचुरी के बाद चीन ने धीरे धीरे बाहरी दुनिया से अपना कांटेक्ट कम कर दिया और एक तरह से आइसोलेशन में चला गया। अच्छा। और दूसरी तरफ अमेरिका की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही थी।
तो चीन के पीछे हटने और अमेरिका के उभरने ने यूरोप को वर्ल्ड ट्रेड का नया सेंटर बना दिया। तो चलिए हमने जो आज चर्चा की उसे समेटने की कोशिश करते हैं। जो सबसे बड़ी बात समझ आई वो ये कि ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमेनन नहीं है। हाँ, ये ट्रेड, माइग्रेशन और विचारों के आदान प्रदान से सदियों से चलता आ रहा एक प्रोसेस है। हमने देखा कि सिल्क रूट्स ने सिर्फ सामान नहीं बल्कि बुद्धिज्म जैसे धर्म और आइडियाज को भी पूरी दुनिया में फैलाया। और आलू और टमाटर जैसी चीजों ने हमारी जिंदगी तो बदली, लेकिन उनके साथ नए खतरे भी आए, जैसे आयरिश पोटैटो फैमिन। और आखिर में अमेरिका की डिस्कवरी ने वर्ल्ड ट्रेड का सेंटर हमेशा के लिए एशिया से यूरोप शिफ्ट कर दिया, और इसमें हथियारों से ज्यादा बीमारियों का रोल था। बिल्कुल। इस पूरी कहानी से एक सवाल जरूर उठता है जिस पर सोचना चाहिए। क्या प्री मॉडर्न दुनिया में लोग अनजाने में बीमारियों जैसे इनविजिबल किलर्स फैला रहे थे। आज के इंटरनेट के युग में जहां हम आइडियाज, ओपिनियंस और कल्चर को एक पल में पूरी दुनिया में फैला सकते हैं, क्या हम भी अनजाने में कुछ ऐसा फैला रहे हैं जिसके लॉन्ग टर्म नतीजे हमें अभी पता नहीं?